कभी सोचा है कि हजारों साल पहले कुछ समाज देखते ही देखते महान साम्राज्यों में कैसे बदल गए? ऐसा लगता है मानो उनके पास कोई सीक्रेट प्लेबुक थी, कोई नियम पुस्तिका जिसका इस्तेमाल वो महानता हासिल करने के लिए करते थे। तो आज हम उसी प्लेबुक के कुछ पन्ने पलटने वाले हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि हजारों साल तक चलने वाला एक समाज आखिर बनाया कैसे जाता है? क्या इसका कोई एक ही फॉर्मूला है, कोई एक रास्ता? चलिए, इसे समझने के लिए प्राचीन दुनिया के दो बड़े नामों से शुरू करते हैं। देखिए, एक तरफ था एथेंस, संस्कृति, लोकतंत्र और शिक्षा का एक बड़ा केंद्र, और दूसरी तरफ था स्पार्टा, एक ऐसी शक्ति जो पूरी तरह से मिलिट्री ताकत और अनुशासन पर चलती थी। मतलब दो बिल्कुल अलग मॉडल, फिर भी दोनों अपने अपने समय में जबरदस्त सफल रहे। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि महान बनने का कोई एक ही रास्ता नहीं होता। ठीक है, तो चलिए इस प्लेबुक के पहले चैप्टर में चलते हैं। शासन, मतलब प्राचीन समाजों ने लीडरशिप और कंट्रोल का सिस्टम बनाया कैसे था। देखिए, पावर बनाए रखने का सबसे बेसिक तरीका था राजवंश, यानी डायनेस्टी। आइडिया बहुत सिंपल था कि सत्ता एक ही परिवार में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहेगी। इसी से साम्राज्यों में एक तरह की स्थिरता और निरंतरता बनी रहती थी। लेकिन सिर्फ शासन करना ही काफी नहीं था, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना भी उतना ही जरूरी था। सम्राट अशोक के मौर्य साम्राज्य का ये प्रतीक, जिसे आज हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर जानते हैं, असल में यही काम करता था। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, ये पूरे साम्राज्य के अधिकार और आत्मविश्वास का एक बहुत ही शक्तिशाली ऐलान था। और हाँ, शासक भी कई तरह के होते थे। मिस्र में फराओ को तो भगवान ही माना जाता था, जो एक बहुत बड़े सेंट्रलाइज साम्राज्य पर राज करते थे। वहीं दूसरी तरफ मेसोपोटामिया में सुमेरियन राजा अलग अलग आजाद नगर राज्यों के शासक हुआ करते थे। मतलब शासन को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए। अब आते हैं प्लेबुक के दूसरे चैप्टर पर। यह सिर्फ इस दुनिया पर राज करने के बारे में नहीं था, बल्कि अगली दुनिया या फिर देवताओं के लिए कुछ बनाने के बारे में भी था। मेसोपोटामिया को ही देख लीजिए। सुमेर के लोगों ने जिगुराट्स बनाए। ये पिरामिड जैसी विशाल इमारतें उनके देवताओं के घर थीं, जिनका अस्तित्व उनके बीच ही माना जाता था। मतलब उनका निर्माण उन देवताओं के लिए था जो इसी दुनिया में इसी समय मौजूद थे। अब इसकी तुलना मिस्र से कीजिए। वहां सब कुछ मौत के बाद की जिंदगी के लिए था। उनके पिरामिड और मकबरे सिर्फ इमारतें नहीं थीं, बल्कि वो दूसरी दुनिया की यात्रा के लिए की गई बहुत बड़ी तैयारियां थीं। यहां पूरा फोकस भविष्य पर था, परलोक पर। लेकिन एक तीसरा नजरिया भी था। सिंधु घाटी सभ्यता ने देवताओं या आफ्टर लाइफ के लिए बड़े बड़े स्मारक नहीं बनाए। इसके बजाय उन्होंने अनंत काल के लिए कुछ और ही बनाया, और वो थे व्यवहारिक और टिकाऊ शहर। उनके पास ईंट और पत्थर से बने सुनियोजित शहर थे, और यहां तक कि दुनिया का पहला अर्बन सैनिटेशन सिस्टम भी। तो सवाल उठता है कि इन महान साम्राज्यों ने अपनी एक अलग पहचान कैसे बनाई। प्लेबुक का तीसरा चैप्टर इसी सवाल का जवाब देता है। ये चैप्टर पहचान के बारे में है, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ा था कपड़ों से, यानी संस्कृति और पोशाक। हर महान सभ्यता का अपना एक ड्रेस कोड था। कपड़े सिर्फ शरीर ढकने के लिए नहीं होते थे, वो एक तरह का बयान थे जो किसी के पद, संस्कृति और उस समाज के मूल्यों को दिखाते थे। प्राचीन यूनानियों को ही देख लीजिए। उनके कपड़े बहुत सरल और व्यवहारिक थे। काइटन एक सिंपल सा ट्यूनिक जिसे आदमी और औरतें दोनों पहनते थे। उनका स्टाइल असल में उनकी संस्कृति को दिखाता था, तर्कसंगत, कार्यात्मक और सुंदर। लेकिन यूनान के पास ही मिनोएन सभ्यता में कुछ बहुत ही अलग हो रहा था। वहां पुरुष सिर्फ लंगोट पहनते थे, जबकि महिलाएं झालरदार स्कर्ट और ऐसे ब्लाउज पहनती थीं जो स्तनों को खुला छोड़ देते थे। ये दिखाता है कि प्राचीन सौंदर्य और सांस्कृतिक मूल्यों में कितनी जबरदस्त विविधता थी। और फिर आता है रोम। वहां का टोगा, जो इट्रस्किन टिबेना से निकला था, वो सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं था, वो नागरिकता का प्रतीक था। टोगा पहनने का मतलब था कि आप एक रोमन नागरिक हैं, और आप उसे कैसे पहनते हैं, इससे समाज में आपकी हैसियत का पता चलता था। अब आते हैं इस प्लेबुक के आखिरी चैप्टर पर, सैन्य शक्ति। भाई, एक साम्राज्य बनाने और उसे बनाए रखने के लिए एक असरदार सेना तो चाहिए ही थी। रोमन सेना तो मानकीकरण और संगठन की एक मिसाल थी। हर सैनिक के पास एक स्टैंडर्ड किट होती थी, एक ट्यूनिक, कवच, एक भारी ऊनी लबादा और मजबूत जूते। यही एकरूपता और व्यावहारिकता उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था।
मिलिट्री की ताकत में टेक्नोलॉजी ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया। असीरियन साम्राज्य को ही देखिए, वो उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने हथियारों के लिए कांसे की जगह लोहे का इस्तेमाल शुरू किया। इस एक तकनीकी छलांग ने उन्हें युद्ध के मैदान में एक खतरनाक ताकत बना दिया। लेकिन ये हमेशा टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं था। चलिए एक बार फिर स्पार्टा पर नजर डालते हैं। हो सकता है उनके पास सबसे एडवांस्ड हथियार ना हो, लेकिन उनकी रणनीति और संगठन वो लाजवाब थे। अनुशासन और रणनीति भी धातु की ताकत जितनी ही जरूरी थी। तो इस पूरी प्राचीन प्लेबुक से हमें क्या समझ आता है? यही कि महानता का कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है। चाहे वो एथेंस का लोकतंत्र हो, मिस्र का परलोक पर ध्यान हो या रोम की संगठित सेना, हर सभ्यता ने शक्ति, विश्वास और पहचान की चुनौतियों का अपना अलग जवाब खोजा। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब हम शासन, विश्वास, पहचान और संघर्ष की इन प्राचीन कहानियों को देखते हैं, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, उनकी कहानी के कौन से अध्याय हैं जिन्हें हम आज भी अपनी इस दुनिया में दोबारा लिख रहे हैं।